मोबाइल की घंटी 2 बार बज चुकी थी। मुझे सुनाई तो दे रहा था, लेकिन नींद की वजह से मेरी आंख खुल ही नहीं रही थी। लेकिन जब तीसरी बार फिर से घंटी बजी, तो मैंने चिड़चिड़ाहट में अपनी आंखें खोली और सोचा कि ना जाने कौन है जो इतनी सुबह सुबह परेशान कर रहा है। टेबल पर इधर उधर हाथ मारकर जैसे तैसे मैंने मोबाइल तक पहुंचने की कोशिश की। स्क्रीन पर नाम देखा तो मेरी भौंएं थोड़ा सा सिकुड़ गईं और दिमाग में अजीब सी सनसनी होने लगी, क्योंकि ये मेरे सौतेले बाप का फोन था। लेकिन उसका फोन अचानक से मेरे पास क्यों आ रहा था, वो भी इतने टाइम के बाद। मुझे ये आदमी बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फिर भी अब जब फोन आ रहा था तो फिर मैंने उठाना ही ठीक समझा। जैसे ही मैंने फोन उठाया तो उधर से मेरे सौतेले बाप की आवाज आई। वो कहने लगा, रिया, मैंने इसलिए फोन किया है क्योंकि मैं अब इस केस के चक्कर से आजाद होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस सब की वजह से अपने बिजनेस और बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने एक फैसला किया है कि मैं तुम्हारी माँ के नाम जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो तुम्हें दे दूंगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम लंदन आ जाओ और यहाँ आकर सारी कागजी कार्रवाई कर लो और मुझे भी इस झंझट से छुटकारा दिलाओ। ये कहकर मेरे बाप ने फोन रख दिया था। उसने मेरे मुंह से एक भी बात नहीं सुनी। उसे बस अपनी ही बात कहने से मतलब था। खैर, जो भी हो, ये खबर मेरे लिए बहुत अच्छी थी। मैं पिछले काफी समय से अपनी माँ के नाम की प्रॉपर्टी हासिल करना चाहती थी, लेकिन मेरा सौतेला बाप उस प्रॉपर्टी पर नाक के जैसे फन फैलाए बैठा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं तो यहाँ इंडिया में रहती हूँ और वो वहाँ लंदन में है और प्रॉपर्टी भी वहां पर ही है, तो मैं यहाँ से बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर पाऊंगी और सारी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठूंगी। लेकिन राहुल के होते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने इस सब में मेरी बहुत मदद की। वो तो मेरी जिंदगी का जादूगर है। मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं उन सबको उसने चुटकियों में हल कर दिया है और इस प्रॉब्लम को भी उसने ही अपने हाथ में ले लिया था। उसके बहुत से जान पहचान वाले लोग लंदन में रहते थे और उनके जरिए ही उसने मेरे बाप पर केस कर दिया और मेरे सौतेले बाप के लिए ये साबित करना बहुत मुश्किल पड़ रहा था कि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है। इस समय उसका वक्त और पैसा भी बहुत बर्बाद हो रहा था और इसीलिए आज थक हार कर उसने बीच का रास्ता चुना है, क्योंकि अगर हम केस जीत जाते तो फिर उसे प्रॉपर्टी तो देनी ही पड़ती, साथ ही मुझे मुआवजा भी देना पड़ता। वो बहुत चालाक है और उसे बहुत अच्छे से पता है कि ऐसे में अब उसका ही नुकसान था और इसीलिए उसने अब प्रॉपर्टी को वापस कर देने में ही अपनी भलाई समझी थी। मैंने तुरंत ही राहुल को फोन लगाकर सारी बात बता दी। वो कहने लगा, देखो रिया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाकर ही रहूंगा। मैंने कहा, सच में राहुल, बस अब लंदन चलकर हम सारी प्रॉपर्टी को मेरे नाम पर ट्रांसफर करवा लेंगे और उसके बाद इंडिया लौटकर हम शादी कर लेंगे। राहुल बोला, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हें एक सजेशन दे सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम तो मुझे एक नहीं कई सजेशन देने का हक रखते हो। आज मैं जो सुकून की जिंदगी जी रही हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, वरना तो मैं कितना परेशान हो चुकी होती, ये तो मैं ही जानती हूँ। राहुल बोला, देखो रिया, तुम शायद ही है जो कभी लंदन में जाकर रहो। मैंने कहा, हाँ वो तो है, मुझे अपना भारत ही पसंद है और फिर तुम भी तो यहीं पर बसे हुए हो। तुमसे शादी करने के बाद मैं यहीं रहूंगी। राहुल कहने लगा, इसीलिए फिर वहां लंदन में प्रॉपर्टी को रखने का क्या फायदा है? मैं तो तुमसे कहूंगा कि चलकर सारी प्रॉपर्टी को बेच दो और उससे जो भी कैश मिलता है उसे भारत में ही तुम अपनी दूसरी नई प्रॉपर्टी खरीदो। मुझे राहुल का ये आइडिया बहुत पसंद आया। मैंने कहा कि ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। राहुल कहने लगा, अगर वहां पर प्रॉपर्टी रहेगी तो फिर बार बार लंदन में जाकर उसकी देख रेख के लिए परेशान होना पड़ेगा और जब वहां पर हमें रहना ही नहीं है तो वहां प्रॉपर्टी रखने का फायदा क्या है? मैंने कहा, तो फिर ठीक है, अब बताओ कि हम लंदन कब चलें? वो कहने लगा, नेक काम में देरी कैसी, आज शाम की फ्लाइट से ही निकल चलते हैं। मैं खुश हो गई थी। मैंने अपनी सारी तैयारियां कर ली थी। राहुल ने भी अपने वकील, जो कि वहां लंदन में था, उससे सारी बातें तय कर ली थी
हम दोनों लोग मुंबई एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हो चुके थे। वहां पहुंचने के बाद मैं बहुत सालों के बाद अपने सौतेले बाप से मिली। आज भी उसके चेहरे से साफ झलकता था कि वो मुझसे कितनी नफरत करता है। उस आदमी ने कभी भी मुझे अपनी बेटी माना ही नहीं। उसे तो बस सिर्फ मेरी माँ की दौलत से ही प्यार था और इस दौलत की खातिर उसने मेरी माँ से शादी कर ली थी। जब मेरे सौतेले बाप को ये बात पता चली कि मैं अब इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहती हूँ, तो उसने हमारे सामने एक ऑफर रखा कि जब मुझे प्रॉपर्टी को बेचना ही है, तो फिर मैं किसी और को वो प्रॉपर्टी क्यों दूं? क्योंकि मेरा बाप उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए तैयार था। उसने राहुल से कहा कि यहाँ पर जो जमीनों की कीमत है, उसके बारे में तुम पता कर लो और जो सही कीमत है, वो मैं तुम्हें अदा करने को तैयार हूँ। मुझे तो ये बात ठीक नहीं लगी थी, लेकिन राहुल ने कहा कि हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। अब वो पैसे चाहे कोई और दे या तुम्हारा सौतेला बाप, इससे हमें क्या ही फर्क पड़ता है। और अच्छा ही है, कम से कम हमें अपनी जमीन के खरीदार को ढूंढना तो नहीं पड़ेगा। मैंने राहुल की बात में हामी भर दी थी। मुझे तो इन सब कामों की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए मैंने राहुल से कहा कि अब आगे का सारा काम काज वही संभाल ले। राहुल ने मेरे अकाउंट की सारी डिटेल मुझसे ले ली और उसके बाद मैं होटल चली आई, क्योंकि मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। शायद इतना लंबा सफर करके आई थी, इस वजह से कुछ अजीब सा लग रहा था। शाम तक राहुल ने सारा जरूरी काम निपटा दिया था। उसने कहा कि कल सुबह तक पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। मैं भी बिल्कुल निश्चिंत हो गई थी। अगले दिन दोपहर को ही हमारी वापसी की फ्लाइट थी। हमने अपना सारा सामान पैक किया और होटल से चेकआउट करके हम एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि अब मैं भारत लौटने के बाद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपने बचपन के प्यार के साथ करने वाली थी। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के दौरान हमारे कागजों की चेकिंग चल रही थी। राहुल मुझसे 2 लोगों के आगे खड़ा था। उसके कागजों की चेकिंग होने के बाद वो और आगे बढ़ गया। मैं जैसे ही आगे बढ़ी, तभी अचानक से मैं एक औरत से टकरा गई, जिससे कि उसका और मेरा दोनों का सामान वहीं गिर गया। वो औरत अजीब तरह से लड़ने लगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैंने उसे जानबूझकर धक्का नहीं दिया है, जिस पर उसने थोड़ा बहुत बड़बड़ाया और फिर वो अपना सामान समेटते हुए वहां से निकल गई। मैंने भी फटाफट से अपना सामान इकट्ठा किया और फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए दिया। कुछ देर तक वो ऑफिसर सारे डॉक्यूमेंट्स देखता रहा। उसके बाद उसने मुझे आगे बढ़ने के लिए कह दिया। तब तक राहुल प्लेन में बैठने वाले रास्ते की तरफ निकल चुका था कि तभी अचानक से एक ऑफिसर ने पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसने मेरा नाम पूछा। वो मुझसे कहने लगा कि आपसे कुछ बात करनी है। इसके बाद वो लोग मुझे एक रूम में लेकर गए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब मेरी दुनिया में भूचाल आने वाला है। उस रूम में पहुंचते ही उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे लगेज की चेकिंग में उन्हें ड्रग्स के काफी सारे पाउच मिले हैं। ये सुनते ही मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने उन ऑफिसर से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरे सामान में ड्रग्स कैसे हो सकती है? वो सामान मेरा नहीं होगा। मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे तुरंत ही अरेस्ट कर लिया। वो कहने लगे कि हमारे पास पूरे पक्के सबूत हैं। मैंने उनसे कहा कि आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैंने तुरंत ही उनसे कहा कि मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ ही सफर कर रहा है। आप प्लीज एक बार मेरी मुलाकात उससे करवा दीजिए। आप अनाउंसमेंट करवा दीजिए कि रिया शर्मा राहुल खन्ना से मिलना चाहती है, क्योंकि वो प्लेन में सवार हो चुका है और उसे नहीं पता कि मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। उसे तो यही लग रहा होगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन चल रहा है। मैं उन ऑफिसर से कहती रह गई, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरी कोई बात नहीं सुनी थी। मैं चीखती रह गई, चिल्लाती रह गई। उस वक्त मैं इतनी बदहवास थी कि मैं एयरपोर्ट पर राहुल राहुल करके चिल्लाने लगी। शायद मुझे ये गलतफहमी हो रही थी कि यहाँ से मेरी आवाज प्लेन के अंदर तक पहुंच जाएगी, जबकि ये तो बिल्कुल नामुमकिन ही था। मैं यही सोच रही थी कि वहां राहुल भी परेशान हो रहा होगा कि मैं आखिर अब तक प्लेन में आई क्यों नहीं।
लेकिन उसे तो पता ही नहीं है कि यहाँ मेरे साथ हो क्या गया है। मैं उसे कैसे कांटेक्ट करूं, उस तक अपनी बात कैसे पहुंचाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग मुझे तुरंत ही अपनी कस्टडी में लेकर पुलिस स्टेशन लेकर गए और वहां पर भी उन्होंने अपनी यही बात जारी रखी और मैं भी अपने आप को बेगुनाह साबित करती रही। लेकिन मेरे सामान में ड्रग्स निकला था, इस बात को मैं झूठा साबित नहीं कर पा रही थी। अब तो मुझे पूरा शक हो रहा था कि शायद चेकिंग के दौरान या तो किसी स्मगलर ने मेरा फायदा उठाया है या उसने पुलिस से बचने के लिए मेरे सामान में ड्रग्स रख दिया, या फिर ये सब इन्हीं ऑफिसर्स की चाल थी। मैंने उनके सामने पैसों की पेशकश की तो वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि ये बात एयरपोर्ट पर की होती तब तो कुछ हो भी सकता था, लेकिन अब हमारे बड़े ऑफिसर्स तक ये मामला पहुंच चुका है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे भी अपनी बुद्धि पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने इतना लेट पैसों के बारे में क्यों सोचा। यहीं पर अगर मेरे साथ राहुल होता तो वो तुरंत ही इस मैटर को हैंडल कर लेता, लेकिन मेरी बुरी किस्मत कि वो मुझसे पहले ही आगे जा चुका था। उन लोगों ने मेरे सामान के साथ साथ मेरा मोबाइल भी अपने कब्जे में कर रखा था। मैं उनसे बार बार बहुत रिक्वेस्ट करके रह गई थी कि वो एक बार मुझे राहुल से कांटेक्ट करने दें, लेकिन वो लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। इसके बाद उन्होंने मुझे ले जाकर एक जेल में डाल दिया। मैं रोती बिलखती रह गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ अचानक से क्या हो गया। धीरे धीरे 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन उन ऑफिसर्स में से कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। इधर मैं तो परेशान हो ही रही थी और मुझे पता था कि मेरा राहुल भी मेरे लिए बहुत परेशान हो रहा होगा। उसे तो पता भी नहीं है कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। लंदन के कानून काफी सख्त हैं और ड्रग्स के मैटर में भी वहां पर बहुत सख्ती है। 2 दिन के बाद ही मुझे जज के सामने पेश किया गया। वहां पर भी मैंने अपनी सफाई दी कि मैं यहाँ पर किस काम के लिए आई थी। मैंने उनसे कहा कि आप इस एड्रेस पर जाकर सब कुछ पता कर सकते हैं। इसके बाद वो लोग मुझे वापस जेल ले गए और फिर 1 हफ्ते के बाद जब दोबारा मेरी सुनवाई हुई तो मुझे ये बताया गया कि मेरी बाकी की बातें तो बिल्कुल ठीक निकली हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि मैं एक ड्रग डीलर नहीं हूँ, क्योंकि ड्रग्स तो मेरे सामान में पाई ही गई थी। और तो और उन्होंने मुझ पर ये भी इल्जाम लगाया कि मैं एक इंटरनेशनल गैंग में शामिल हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि एक के बाद एक मेरी मुसीबतें बढ़ती ही जा रही थी और वहां परदेश में मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। मेरा जो वकील था वो भी बिल्कुल बेकार था। वो तो वही लंदन का था और वहां के कानून के हिसाब से ही वो सारे काम कर रहा था। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जब मुझे और कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि कम से कम वो मुझे मेरे सौतेले बाप से ही कांटेक्ट करने दें, लेकिन इसके लिए भी उनमें से किसी ने नहीं सुना। इस केस में अब ज्यादा कुछ था नहीं और इसीलिए मुझे ड्रग्स के केस में लंदन में जितनी सजा तय है वो सुना दी गई थी, ये कहकर कि अब ये जुर्म साबित हो गया है। मैं तो टूट कर ही रह गई थी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अब मुझे लंदन कोर्ट से जेल ले जाया जा रहा था। उन्होंने मुझे जैसे ही गाड़ी में बिठाया तभी मेरी नजर दूर एक शख्स पर पड़ी, जिसे देखते ही मेरे शरीर में फुर्ती आ गई थी। परदेश में जब कोई अपना दिख जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में जान आ गई हो। ठीक वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मैं तुरंत ही उस लड़के को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, अविनाश अविनाश। लेकिन उस वक्त वहां बहुत भीड़ भाड़ थी और शोर भी बहुत था, जिस वजह से उस तक मेरी आवाज पहुंच ही नहीं पा रही थी। लेकिन मैं फिर भी हिम्मत नहीं हार रही थी और अपना गला फाड़ फाड़ कर उसका नाम चीखती रही कि तभी उस तक मेरी आवाज पहुंची और उसने यहाँ वहां देखना शुरू कर दिया था। लेकिन तब तक मेरी गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। मेरी रही सही आखिरी कसर भी खत्म हो चुकी थी। अब मुझे एक नई जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। यहाँ पर जब मुझे मेरी जेल में ले जाया जा रहा था तो मैंने देखा कि जेल में बने हुए जो कैद खाने थे उनमें बहुत सारी औरतें बंद थीं।
जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी लग रही थीं। उन्हें देखकर ही मेरी रूह कांपने लगी थी। वहां पहुंचकर मुझे कपड़े चेंज करने को बोला गया और उसके बाद मुझे मेरी सेल में डाल दिया गया। मेरे साथ में एक लड़की और थी। वो बड़ी ही खामोश थी और कुछ अजीब सी लग रही थी। मैंने भी उससे कोई भी बात ना करना ही अपने लिए ठीक समझा। मैं एक तरफ कोने में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये मेरी जिंदगी के साथ एक दिन में ही क्या हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहले ही मेरी जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी रही है। मेरी माँ एक करोड़पति परिवार की इकलौती बेटी थी। उन्होंने अपनी मर्जी से एक मिडिल क्लास लड़के से शादी की, जिस वजह से उनके परिवार ने कभी भी मेरे पिता को वो दर्जा नहीं दिया जो एक दामाद को मिलता है। जब भी मेरे पिता माँ के साथ उनके घर गए तो उन्हें हमेशा बेइज्जत किया गया और फिर तो धीरे धीरे हालात ऐसे पैदा किए गए कि वो घर जमाई बन जाएं। माँ की खुशी की खातिर पिताजी ने इसे भी अपना लिया। मेरे ननिहाल के लोगों को चैन नहीं पड़ा। अब तो वो लोग मेरे पिता को नौकरों की तरह ट्रीट करने लगे थे और मेरी माँ के कानों में उनके खिलाफ तरह तरह की बातें भरने लगे, जिससे मम्मी पापा के बीच में झगड़ा होने लगा था और इन झगड़ों का मुझ पर बहुत बुरा असर पड़ता था। और फिर एक दिन मेरे पिता कहीं चले गए या फिर गायब हो गए। माँ ने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, आज तक इतने सालों में किसी को कुछ भी नहीं पता। अब सिर्फ मैं और मेरी माँ ही रह गए थे। मेरे नाना जी ने माँ को समझाया कि एक औरत के लिए एक लड़की के साथ इतनी लंबी जिंदगी जीना बहुत ही मुश्किल है। अगर इस बच्ची पर बाप का साया नहीं हुआ तो ये जमाना इसे चैन से जीने नहीं देगा। यही सब घिसी पिटी बातें समझाकर मेरे नाना जी ने अपने ही पहचान के एक करोड़पति परिवार के बेटे से मेरी माँ की शादी करवा दी और अपने अहंकार को संतुष्ट कर लिया, ताकि समाज में उनकी नाक ऊंची हो जाए कि उन्होंने अपने ही दर्जे के लोगों में अपनी बेटी ब्याही है। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ माँ की दौलत की खातिर ही माँ से शादी की थी और इसीलिए शादी के कुछ टाइम के बाद ही उनकी तरफ से तरह तरह की डिमांड्स निकलने लगी, कभी पैसों की, कभी प्रॉपर्टी की, जिसके लिए वो माँ को परेशान करने लगे। और फिर एक दिन माँ को पता चला कि मेरे पिता का तो चक्कर किसी और औरत से चल रहा है और उससे उन्हें 2 बच्चे भी हैं। लेकिन इस सब में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मेरे बाप ने धोखे से मेरी माँ की प्रॉपर्टी को हथिया लिया था। मेरे नाना जी का बिजनेस देश विदेश में कई जगह पर फैला हुआ था, लेकिन नाना जी को लंदन बहुत पसंद था और इसीलिए उन्होंने वहां ढेर सारी प्रॉपर्टी खरीद रखी थी, ताकि एक उम्र हो जाने के बाद वो वहीं जाकर बस जाएंगे। और मेरे पिता ने माँ के विश्वास को जीतकर उस प्रॉपर्टी को ही धोखे से हथिया लिया था। इससे पहले कि माँ कुछ भी कर पाती और अपनी प्रॉपर्टी को वापस हासिल करती, एक दिन हार्ट अटैक से मेरी माँ की मौत हो गई। नाना जी तो पहले से ही बिस्तर पर पड़े हुए थे। अपनी बेटी की मौत की खबर ने उन्हें बस 1 महीने तक ही जीने दिया। उसके बाद वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरा सौतेला पिता तो पहले से ही अपने बीवी बच्चों के साथ लंदन में जाकर बस चुका था। अब यहाँ मैं सिर्फ अकेली रह गई थी। बाकी की जो यहाँ की प्रॉपर्टी थी उसे नाना जी के रिश्तेदारों ने हड़पना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनकी तो पहले से ही सारी जमीन जायदाद पर नजर थी और इसीलिए वो लोग मेरे नाना जी के कान भरते रहते थे कि तुम्हारी बेटी ने एक मिडिल क्लास आदमी से शादी की है, इससे तो तुम्हारी नाक कट चुकी है, समाज में लोग अब तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह कई तरह की बातें। और इसी सब की वजह से मेरे नाना जी ने खुद ही झूठी शान की खातिर अपनी बेटी का जीवन तबाह कर दिया था। इस सब में मैं पूरी तरह से बिखर कर रह गई थी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन उस वक्त मेरी माँ की सहेली के बेटे राहुल ने मेरा बहुत साथ दिया। राहुल मेरे साथ बचपन से ही स्कूल में पढ़ा है और मैं उसे ही पसंद करती थी। जब थोड़ी समझदार हुई तो मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं उसी से शादी करूंगी। आज मुझे लंदन में अविनाश दिखाई दिया, लेकिन ये मेरे लिए हैरत की बात थी कि वो भला यहाँ पर क्या कर रहा था। अविनाश
वो भी मेरे साथ स्कूल टाइम में था। वो मेरा अच्छा दोस्त था, लेकिन एक दिन जब उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया, तो मैं दंग रह गई थी। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इसकी एक वजह ये भी थी कि मैं जिस तरह के माहौल में पली बड़ी थी, उसका असर मुझ पर बहुत था और इसीलिए मैं भी अमीरी और गरीबी में बहुत मानती थी। मेरे अंदर भी अपनी दौलत को लेकर घमंड भरा था और मुझे अविनाश कभी भी मेरे स्टैंडर्ड का नहीं लगा। इसीलिए मैंने उसे साफ इनकार कर दिया। उस बेचारे का उस वक्त दिल टूट चुका था। मेरे इनकार के बाद कुछ दिन तो वो मुझे स्कूल में दिखाई दिया, लेकिन फिर वो अचानक से गायब हो गया। वो कहाँ गया, किसी को कुछ पता नहीं। आज इतने सालों के बाद वो मुझे लंदन में दिखा और मुझे अपने स्वार्थ की खातिर ही सही, लेकिन उसकी जरूरत महसूस हुई। लेकिन अफसोस, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो मुझे देख ही ना सका। मैं ये सब बैठी सोच ही रही थी कि फिर मैंने सोचा कि मेरे साथ भला ऐसा हो कैसे गया। काफी देर सोचने के बाद मुझे लगने लगा कि हो ना हो, ये सब कुछ मेरे सौतेले बाप ने ही मेरे साथ किया है, क्योंकि उसके हाथ से करोड़ों की प्रॉपर्टी चली गई है, जिसके लिए वो इतने सालों से केस लड़ रहा था। और मेरा सौतेला बाप एक नंबर का लालची आदमी है। मुझे तो पहले ही उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मुझे सोचना चाहिए था कि उस आदमी ने अचानक से इतनी आसानी से मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस करने का मन कैसे बना लिया। उसने मुझे फोन किया और मैं तुरंत ही लंदन आ गई। उसने सारा प्लान अपने दिमाग में पहले ही बिठा लिया होगा कि वो मुझे मेरी प्रॉपर्टी दे तो देगा, लेकिन बदले में मेरी जिंदगी भी खराब कर देगा। मुझे ऐसा फंसाएगा कि ये प्रॉपर्टी और पैसा भी मेरे किसी काम नहीं आएगा। अगर उसे ये सब नहीं मिल सकेगा, तो मुझे भी नहीं मिल सकेगा। यही सब सोचकर शायद उसने ही मुझे फंसाया है, या फिर शायद नहीं, पता नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग की उलझनें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात का खाना हम सबको सेल में ही पकड़ा दिया गया था। मेरे साथ वाली लड़की अभी तक मुझसे कुछ भी नहीं बोली थी। वो बिल्कुल खामोश थी। मैं भी चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं लंदन की जेल में पहुंच जाऊंगी। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, लेकिन फिर ना जाने कब मेरी आंख खुल गई। सुबह सुबह ही अचानक से मेरे पास खबर पहुंचाई गई कि कोई मुझसे मिलने आया है। ये सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं समझ गई थी कि मेरा राहुल मेरे पास आ गया है। अब मुझे वो हर हाल में बचा लेगा। मैं तुरंत ही दौड़ती हुई उस रूम में पहुंची जहां पर मिलने दिया जाता था, लेकिन वहां खड़े हुए शख्स को देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि वो और कोई नहीं, अविनाश था। खैर, जो भी हो, वो भले ही राहुल नहीं था, लेकिन अविनाश को देखकर भी उस वक्त मुझे उतनी ही खुशी हुई थी जितनी अगर राहुल होता तो उसे देखकर होती। मुझे न जाने क्या हुआ। मैं दौड़कर अविनाश का हाथ जालियों से बाहर की तरफ मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा, अविनाश, तुमने पहचाना मुझे? मैं रिया, वही रिया हूँ जो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ती थी। प्लीज अविनाश, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी इस वक्त बहुत जरूरत है। अविनाश मुझसे कहा, पहले तुम थोड़ा शांत हो जाओ और मुझे आराम से बताओ कि आखिर बात क्या है और तुम यहाँ लंदन की जेल में कैसे पहुंच गई। मैंने उसे एक सांस में ही सब कुछ बता दिया। वो काफी गंभीर हो गया और कहने लगा कि ये मैटर तो बहुत बड़ा है। ड्रग्स का मामला यहाँ पर बहुत ही सीरियस मैटर है और इस बात को साबित करना भी अब बहुत मुश्किल है कि तुम्हारे सामान में पाया हुआ ड्रग्स तुम्हारा नहीं था। मैंने अविनाश से कहा कि तुम मेरा एक काम करो, मैं तुम्हें राहुल का नंबर देती हूँ, तुम प्लीज उससे जाकर कांटेक्ट करो। इससे अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो सिर्फ वही कर सकता है, क्योंकि वो एक गवाह भी है। अविनाश ने कहा कि हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है। मैंने अविनाश को राहुल का कांटेक्ट नंबर दिया, लेकिन अगले दिन जब अविनाश मेरे पास लौट कर आया तो उसने बताया कि राहुल का नंबर उसने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन वो अनरीचेबल ही बता रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही है। अविनाश ने कहा कि तुमने कहा था कि तुम्हारे सौतेले पिता यहीं लंदन में हैं, तो मुझे लगता है कि हमें एक बार उनसे भी मदद मांगनी चाहिए। मैंने अविनाश से कहा कि वो आदमी मेरी मदद हरगिज नहीं करेगा,
क्योंकि उस आदमी ने ही तो मुझे इस सब में फंसाया है। अविनाश ने मुझे हैरत से देखा। वो कहने लगा कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे सौतेले पिता ने ही तुम्हें ड्रग्स के मामले में फंसाया है? मैंने कहा, तो और क्या, तुम ही बताओ, यहाँ लंदन में मेरे साथ ऐसा वरना कौन कर सकता है? इतने सालों से मेरा बाप ही तो यहाँ पर रह रहा है। उसके ही यहाँ पर ऐसे लोगों से कांटेक्ट होंगे, क्योंकि वो बहुत सारे उल्टे सीधे काम भी करता है। और फिर तुम खुद से सोचो कि इतने सालों से जो प्रॉपर्टी मुझसे छीनने के लिए वो इतना लंबा केस लड़ रहा था, उसे अचानक उसने इतनी आसानी से अपने हाथ से क्यों जाने दिया? इसीलिए ना, ताकि वो मुझे भी बर्बाद कर दे। अविनाश ने कहा कि तुम्हारी बात में दम है। हो सकता है कि तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी हमें एक बार तुम्हारे सौतेले पिता से बात करनी चाहिए। कुछ तो कम से कम पता चलेगा, क्योंकि अभी ये बात साबित नहीं हुई है। हो सकता है उसकी मदद से मैं तुम्हें बचा सकूं। इसीलिए तुम मुझे अपने पिता का एड्रेस दो। मैंने अविनाश को अपने सौतेले बाप का पता दे दिया था। मैंने अविनाश से पूछा कि लेकिन तुम यहाँ लंदन में क्या कर रहे हो? वो कहने लगा कि उसने लंदन की यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की थी और उसके बाद ही उसने यहीं पर अपनी प्रैक्टिस जारी की और आज वो यहाँ का एक बहुत अच्छा वकील बन चुका है और अब वो यहीं रहता है। मुझे तो ये सुनकर हैरत हुई। कहाँ तो मैं इस लड़के को एक मिडिल क्लास समझती थी और कहाँ इस लड़के ने अपनी मेहनत के दम पर कितना ऊंचा मकाम हासिल कर लिया था। अविनाश कहने लगा, तुमने तो मेरा प्यार स्वीकार किया नहीं और भारत में रहने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था, क्योंकि अगर मैं वहां पर रहता तो तुम्हारी यादें मुझे जीने ही नहीं देती और इसीलिए मैं कुछ भी करके इंडिया छोड़ देना चाहता था। और जब मुझे लंदन यूनिवर्सिटी में मौका मिला तो मैंने तुरंत ही उस मौके का फायदा उठाया। अविनाश की इस बात को सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई थी। मैंने अविनाश से कहा कि देखो अविनाश, वो हमारे अतीत की बातें हैं और फिर मैं तुम्हारे प्यार को इसीलिए ठुकराया था क्योंकि मैं राहुल से प्यार करती थी। अविनाश ने कहा, मैं जानता हूँ, मुझे सब कुछ बाद में पता चल गया था और फिक्र मत करो, मैं तुमसे नाराज भी नहीं हूँ। प्यार कोई जबरदस्ती की चीज नहीं है। मेरा प्यार एक तरफा ही सही। मुझे उस बात का कोई दुख नहीं है क्योंकि मैं तो तुमसे सच्चा प्यार ही करता था। वो कहने लगा, चलो ठीक है, फिलहाल हमें इन सब बातों को छोड़कर इस बात पर ध्यान देना होगा कि तुम्हें यहाँ से कैसे भी करके निकाला जाए। अविनाश कहने लगा, लेकिन रिया, एक बात का ख्याल रखना, तुम्हें रात के वक्त अगर तुम्हारी सेल से बाहर निकाल कर ये लोग कहीं भी लेकर जाएं तो तुम बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि इस जेल में लड़कियों के साथ बहुत गलत होता है। यहाँ का जो बड़ा ऑफिसर है वो काफी अय्यास किस्म का इंसान है और वो बहुत ही घटिया है। इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी देता हूँ कि तुम कैसे भी करके अपने आप को बचा कर रखना। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। अविनाश की इस बात ने मुझे डरा दिया था। मैंने कहा कि लेकिन अगर मेरे साथ उन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया तो? अविनाश कहने लगा, मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें हिम्मत से काम लेना है और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ ज्यादा दिन रहने नहीं दूंगा। कुछ ना कुछ करके मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बाहर निकाल लूंगा, मुझ पर भरोसा करो। इसके बाद अविनाश वहां से चला गया और मैं वापस अपनी सेल में आ गई। मुझे अपने अतीत में किए गए अविनाश के साथ व्यवहार पर बहुत अफसोस हो रहा था। एक मैं हूँ जो मैंने उसे नीचा दिखाया था और एक वो है जो आज बिना किसी स्वार्थ के मेरी इतनी मदद कर रहा है। अब मुझे अगले दिन का इंतजार था जब अविनाश मुझसे मिलने के लिए आता, लेकिन उस दिन जैसे ही रात हुई तभी मैंने देखा कि एक बहुत ही हट्टी कट्टी मोटी सी औरत आगे वाली एक सेल से एक लड़की को घसीटते हुए कहीं लेकर जा रही थी। वो बुरी तरह से चीख चिल्ला रही थी तो उस मोटी सी औरत ने 4-5 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए। ये सब देखकर मैं डर गई और पहली बार मेरे सेल में जो साथ में लड़की बैठी होती थी उससे मैंने कहा कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है। उस लड़की ने कहा, तुम नहीं जानती कि ये क्या हो रहा है या फिर अनजान बनने का नाटक कर रही हो? मैंने कहा कि मैं यहाँ पर नई हूँ और मुझे कुछ नहीं पता। ये मोटी औरत इस लड़की को कहाँ लेकर जा रही है? तो वो लड़की हंसने लगी।
कहने लगी, ये मोटी इसे यहाँ के बड़े ऑफिसर के मनोरंजन के लिए ले जा रही है। अब ये लड़की उस ऑफिसर का दिल बहलाएगी। यहाँ पर यही सब होता है और बेचारी यहाँ की कैदी लड़कियां रोती तड़पती रह जाती हैं। वो ऑफिसर बिल्कुल जानवर है, जानवर। उसे किसी पर भी जरा सा भी तरस नहीं आता। अभी वो मुझे ये बता ही रही थी कि तभी एक कड़कती हुई आवाज हमारे कानों में पड़ी, जिससे ना सिर्फ मैं बल्कि वो लड़की भी सहम गई। हमने बाहर की तरफ देखा तो सामने एक तकरीबन 6 फुट लंबा हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उस लड़की ने धीरे से कहा, यही है वो ऑफिसर। उस ऑफिसर ने उस रोती बिलखती हुई लड़की के बालों को कसकर पकड़ लिया और राक्षसों के जैसे हंसने लगा। वो बेचारी उसके आगे हाथ जोड़ रही थी, लेकिन उसे उस पर दया नहीं आई। वो इतना ताकतवर था कि उसने उस लड़की को अपने एक हाथ से ही हवा में ऊपर उठाकर अपने कंधे पर टांग लिया और फिर वहां से चला गया। मैं तो ये देखकर बुरी तरह से कांप उठी थी। उस ऑफिसर में बहुत ताकत थी। ये लड़कियों का कितना बुरा हाल करता होगा, इसका अंदाजा अब मैं लगा चुकी थी। डर के मारे मेरा गला सूखने लगा और घबराहट होने लगी कि मैं यहाँ से आखिर कब बाहर निकलूंगी। कहीं अगर इस ऑफिसर ने मुझे देख लिया तो ना जाने क्या होगा। ढेर सारे सवालों ने मुझे घेर लिया था। मैंने उस लड़की से कहा कि ऑफिसर यहाँ पर महिला कैदियों के साथ ऐसा सुलूक कर रहा है, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो वो लड़की हंसने लगी, बोली, ये सब के सब साले मिले हुए हैं और सब ही मिल बांट कर यहाँ की महिला कैदियों का इस्तेमाल करते हैं। तो भला कोई किसी के खिलाफ क्यों जाएगा? और फिर हम लोग सिर्फ मुजरिम हैं, तो हमारे बारे में कोई क्यों सोचने लगा? मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वो मेरी रक्षा करे, मुझे इस राक्षस से बचा कर रखे और कैसे भी करके इस नर्क से निकाल दे। अगले दिन अविनाश जब वापस लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या तुम मेरे सौतेले बाप से मिले? तो अविनाश ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई कि मेरे होश उड़ चुके थे। वो कहने लगा कि तुम्हारे सौतेले पिता की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है और अब यहाँ लंदन में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारे लिए गवाही दे सके। अविनाश कहने लगा कि तुम मुझे राहुल का एड्रेस दो, मैं इंडिया जाकर राहुल से मिलता हूँ। मैंने तुरंत ही उसे राहुल का एड्रेस दे दिया। अविनाश ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ के कुछ ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूँ जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मैं उनसे रिश्वत के लिए बात करता हूँ। अविनाश की इस बात से मुझे याद आया कि मेरे अकाउंट में तो बहुत सारे पैसे पड़े हैं। मैं अब तक ये बात सोची ही क्यों नहीं। मैंने अविनाश से कहा कि तुम पैसों की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि मैंने लंदन की जो प्रॉपर्टी बेची थी और उसका सारा पैसा मेरे अकाउंट में आ चुका है। वो लोग अगर करोड़ों में भी तुमसे रकम मांगते हैं तो तुम हाँ कर देना। ये कहते हुए मैंने अपनी सारी अकाउंट डिटेल्स अविनाश को दे दी। अविनाश ने कहा कि ठीक है, तुम अगर मुझे ये बात पहले बता देती तो अब तक तो शायद तुम जेल के बाहर होती। मैंने कहा कि मैं क्या कहूँ, इस सब की वजह से मैं इतना परेशान थी कि मेरे दिमाग में ये बात तो आई ही नहीं। इसके बाद अविनाश वहां से चला गया। मेरा एक एक दिन अविनाश के इंतजार में कट ही नहीं रहा था। 3 दिन बीत गए थे, लेकिन अविनाश अभी तक लौट कर नहीं आया था। और फिर एक रात अचानक से वही ऑफिसर हमारी सेल के सामने से निकला। मुझे तो इस बात का अंदाजा नहीं था। उस वक्त मैं ठीक सेल के सामने ही खड़ी थी और तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ गई और उसकी नजरें मुझ पर अटक गईं। उसे देखकर मैं बुरी तरह से डर गई और तुरंत ही पीछे हट गई। वो शैतानी हंसी अपने चेहरे पर लाते हुए मेरी तरफ आगे बढ़ने लगा। वो ऑफिसर भले ही अंग्रेज था, लेकिन उसे हिंदी भी आती थी। वो कहने लगा, इतनी खूबसूरत चिड़िया मेरी जेल में है और मुझे अब तक पता ही नहीं। मुझे हिंदुस्तानी मिठाई बहुत पसंद है और इस मिठाई का स्वाद तो मैं आज ही लूंगा। उसने तुरंत ही उस मोटी औरत को बुलवाया और उसे हुक्म दिया कि वो मुझे कुछ ही देर में उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचा दे। मैं बुरी तरह से रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करो। लेकिन उन लोगों पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था।
जब वो मोटी मुझे वहां से ले जाने लगी तो मेरे साथ में रहने वाली उस लड़की ने मेरी मदद करने की कोशिश की। वो मुझे उस मोटी से छुड़ाने की पूरी कोशिश करती रही। वो उसे खूब मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मोटी भी इतनी ताकतवर थी कि हम दोनों मिलकर भी उससे मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। और तभी उस मोटी ने इतनी जोर का तमाचा उस बेचारी लड़की के मारा कि वो जमीन पर धड़ाम से गिरी और दोबारा उठ ही ना सकी। फिर वो मुझे घसीटती हुई एक कमरे में लेकर गई। वो दरिंदा वहां पर पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे उस कमरे में पहुंचते ही वो मुझ पर बुरी तरह से टूट पड़ा। मैंने उसे मारना शुरू कर दिया और उसके मुंह को नोचने लगी, लेकिन उस पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो बहुत ताकतवर था। मैं बुरी तरह से रो रही थी और छटपटा रही थी कि तभी अचानक ही उस रूम में एक दूसरा ऑफिसर आया और उसने उससे कहा कि कोई बहुत बड़े अधिकारी आए हैं जिन्होंने तुम्हें अभी के अभी अपनी कैबिन में बुलाया है। ये सुनते ही उस दरिंदे को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर मारा। उसने एक गहरी नजर से मुझे देखा और बोला, आज तो तू बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। इसके बाद वो मोटी मुझे वापस मेरी सेल में छोड़ गई थी। मैंने सुकून की सांस ली, लेकिन मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मेरे कपड़े काफी फट चुके थे। वो लड़की बेचारी अभी भी बेहोश पड़ी थी। मैंने तुरंत ही उस पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाया तो वो मुझे देखते ही बौखला गई। कहने लगी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हारे साथ उसने? मैंने रोते हुए उसे गले से लगा लिया और कहा कि नहीं, आज तो कोई बड़ा ऑफिसर आ गया था जिस वजह से उस राक्षस को वहां जाना पड़ा और उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन उसने मुझे धमकी दी है कि अगली बार वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो लड़की भी बेचारी रोने लगी, बोली, हमारे साथ यहाँ ऐसा ही होता है। उस दरिंदे ने मेरे साथ भी बहुत बुरा किया था। मैं पूरे 1 हफ्ते तक बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। फिर उसने मुझे अपने शरीर पर पड़े हुए कुछ निशान दिखाए जो कि बहुत ही गहरे घाव थे। उसने कहा कि ये चोटों के निशान उस राक्षस ने ही मुझे दिए हैं। मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ जेल में कैसे आई? तो वो कहने लगी, मैं पढ़ने में एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, लेकिन मैं अपने परिवार से हमेशा परेशान रहती थी। मेरा बाप मेरी माँ के साथ बहुत बुरा सुलूक करता था, जिस वजह से मेरी माँ बहुत दुखी रहती थी। वो हमेशा मेरी माँ को इस बात के लिए कोसता रहता था कि मेरी माँ ने उसे एक बेटा पैदा करके नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि यहाँ लंदन में भी बेटा और बेटी में फर्क किया जाता है। वो हंसने लगी और कहने लगी, लंदन हो या इंडिया, कुछ लोगों की सोच कहीं भी नहीं बदलती। उन्हीं में से एक मेरा बाप था, लेकिन मैं अपनी माँ के लिए एक खूबसूरत सी दुनिया बनाना चाहती थी और इसीलिए खूब मेहनत से पढ़ाई कर रही थी ताकि जल्द से जल्द नौकरी पाने के बाद मैं उन्हें अलग घर में लेकर जा सकूं। लेकिन एक दिन जब मैं घर वापस लौटी तो देखा कि मेरा बाप तो मेरी माँ को बुरी तरह से पीट रहा था और उस दिन उसके सर पर खून सवार था। उसने मेरी माँ को मारने के लिए चाकू उठा लिया। ये देखकर मैं बहुत बुरी तरह से हड़बड़ा गई और मैंने उससे वो चाकू छीनने की कोशिश की, लेकिन मेरा बाप वो चाकू छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और इस खींचातानी में उस चाकू को मैंने अपने बाप के सीने में ही उतार दिया और बस अपने पिता के खून के इल्जाम में आज मैं इस जेल में सड़ रही हूँ। वो खून जो मैंने सिर्फ अपनी माँ को बचाने की खातिर किया था। कहाँ मैं अपनी माँ को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, लेकिन कहाँ आज मैं खुद एक नरक भरी जिंदगी जी रही हूँ। उस लड़की की कहानी सुनकर मैं रोने लगी। जिंदगी हमारे साथ ऐसा खेल क्यों खेलती है? क्या इस दुनिया में सिर्फ बुरे लोगों की ही जीत होती है? मैंने कहा, लेकिन तुम्हारी माँ गवाही दे सकती थी ना कि तुमने सिर्फ अपने बचाव में अपने पिता का खून किया। वो लड़की कहने लगी, मेरी माँ जिंदा होती तब तो मेरा साथ देती ना। मेरे बाप ने उसे इतना मारा था कि वो तकलीफ झेल ना सकी और उसने भी दम तोड़ दिया था। उस लड़की का नाम मार्गरेट था। उसकी कहानी ने मुझे हिलाकर रख दिया था। अब मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगा था कि क्या मैं भी जिंदगी भर इस जेल में सड़ती रह जाऊंगी और इस राक्षस का शिकार बनती रहूंगी। 2 दिन के बाद अविनाश वापस लौटा और उसने मुझे एक ऐसी बात बताई
जिससे मेरे पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी। वो कहने लगा कि तुमने जो राहुल का एड्रेस दिया था, वहां पर अब राहुल नहीं रहता है। वो वहां से शिफ्ट करके दिल्ली चला गया है। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो काफी सालों से मुंबई में अपने बंगले में अपने पिता के साथ रह रहा था और फिर उसका बिजनेस भी है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के दिल्ली कैसे जा सकता है? अविनाश ने कहा कि मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन उसके पड़ोसियों ने ही मुझे ये सारी बात बताई। और तो और एक बहुत बड़ी बुरी खबर भी है तुम्हारे लिए। अविनाश ने कहा कि तुम्हारे अकाउंट में इस वक्त 1 रुपया भी नहीं है, जबकि तुम्हारा कहना था कि तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं। ये खबर सुनकर तो मैं धड़ाम से नीचे गिर गई। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? राहुल ने तो कहा था कि प्रॉपर्टी बिकने के बाद जो पैसा मिला है वो सारा उसने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। अविनाश ने कहा कि जब तुम्हारे अकाउंट में पैसा आया तो तुमने चेक किया था? मैंने याद करने की कोशिश की तो मैंने कहा कि दरअसल उस दौरान मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई थी, जिस वजह से मैं बहुत परेशान थी और फिर अगले दिन ही हमें इंडिया के लिए वापस निकलना था, इसीलिए सारी पैकिंग भी करनी थी। और इस सब में मैंने इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मेरे सारे काम हमेशा राहुल ने ही किए थे और मुझे लगा कि वो ये काम भी अच्छे से कर लेगा, इसीलिए मैंने खुद से एक बार भी चेक करना जरूरी ही नहीं समझा। और फिर अचानक ही एयरपोर्ट पर आकर मेरे साथ ये सब हो गया। अविनाश ने कहा कि देखो रिया, अब मैं तुमसे जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अब या तो यहाँ पर तुम्हारे साथ धोखा तुम्हारे सौतेले पिता ने किया था, क्योंकि तुमने बताया कि ये प्रॉपर्टी तुमने अपने सौतेले पिता को ही बेची है, तो या तो उन्होंने ही प्रॉपर्टी को दोबारा से हड़प लिया और तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दिया, और या फिर तुम्हें राहुल ने धोखा दिया है और उसने तुम्हारा सारा पैसा हथिया लिया। अविनाश के मुंह से ये बात सुनकर मैं तो दंग रह गई। मैंने कहा, नहीं अविनाश, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा राहुल मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो ऐसा कभी नहीं था। उसने तो हमेशा मेरा साथ दिया। मेरे पास दौलत तो पहले भी थी, लेकिन उसने कभी भी मेरा 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं किया, तो फिर भला अब वो ऐसा क्यों करेगा? अविनाश ने कहा कि वो सब मुझे नहीं पता। फिलहाल जो चीजें सामने हैं, मैं उसके आधार पर ही तुमसे ये बात कह रहा हूँ। और हाँ, अब हमारे पास तुम्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि अब तो कोई भी गवाह नहीं है जो ये कह सके कि तुम बेगुनाह हो या तुम यहाँ पर किसके साथ आई थी, क्यों आई थी, राहुल दिल्ली में कहाँ पर है। इस सब का पता लगाने में बहुत समय लग जाएगा और तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, और मैं तुम्हें यहाँ इस जेल में ज्यादा दिन तक रहने नहीं दे सकता, क्योंकि वो ऑफिसर कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। मैंने अविनाश से कहा कि कुछ भी कर नहीं सकता है। उसने तो ये कहते ही मैं रोने लगी। अविनाश बुरी तरह से हड़बड़ा गया। वो कहने लगा, रिया, पूरी बात बताओ, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ? मैंने कहा कि 2 दिन पहले वो मुझे अपने कमरे में ले गया था, लेकिन उस वक्त किसी बड़े ऑफिसर के आ जाने की वजह से वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन उसने मुझे धमकी दी है कि वो बहुत जल्द ही मेरा भी वही हाल करेगा जो बाकी की कैदियों के साथ वो करता है। अविनाश ने गुस्से से अपना हाथ उस जाली पर मारा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो कहने लगा, मेरा बस चले तो मैं उस साले का खून कर दूं। मैंने तुमसे इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक दिन भी अब तुम्हारा रहना खतरे से खाली नहीं है। मैंने कहा, तो फिर अब तुम ही बताओ कि अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? अविनाश ने कहा, इसका बस एक ही रास्ता है, मुझे तुम्हें कैसे भी करके इस जेल से भगाना होगा। मैं हैरत से अविनाश की तरफ देखा। मैंने कहा, पागल हो गए हो तुम? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी लंदन पुलिस की नजर में मुजरिम साबित हो जाओगे। तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अविनाश कहने लगा, जो होगा सो देखा जाएगा, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैंने कहा कि तुम मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो? वो कहने लगा, क्योंकि प्यार करता हूँ तुमसे और तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। अविनाश की इस बात से मैं दंग रह गई थी। मैंने कहा, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? अविनाश कहने लगा, वो सब छोड़ो, फिलहाल तुम मेरी बात सुनो। उसने मुझे पूरा प्लान समझाया कि किस तरह से एक आदमी रात को 12 बजे
मेरी सेल का दरवाजा खोल देगा और फिर मुझे किस रास्ते से होते हुए एक दीवार तक पहुंचना है। अविनाश ने कहा कि यहाँ पर एक ऐसी दीवार है जो पीछे जंगल की तरफ खुलती है। उससे लगी हुई पानी की पाइपलाइन है। उस तरफ सिक्योरिटी भी बहुत कम होती है और आज हमारे पास बहुत अच्छा मौका है क्योंकि आज रात को यहाँ पर एक प्रोग्राम है जिसमें ज्यादातर ऑफिसर्स की ड्यूटी वहीं पर लगी हुई है और इसीलिए आज तुम्हें यहाँ से मुझे भगाने का पूरा मौका मिल जाएगा। उसने मुझे समझा दिया कि मुझे किस तरह से उस जगह पर पहुंचना है। अविनाश ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रिया, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी और कैसे भी करके उस दीवार तक पहुंचना होगा क्योंकि अंदर की हर मुश्किल का मुकाबला तुम्हें अकेले ही करना होगा। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटा लेना। मैं वापस अपनी सेल में आ गई थी और जैसे ही रात का 12 बजा तभी अचानक से एक आदमी ने आकर मेरी सेल का दरवाजा खोल दिया था और फिर वो चुपचाप एक साइड खड़ा हो गया। मैंने मार्गरेट को पहले ही बता दिया था कि आज मैं जेल से भाग रही हूँ। मैंने चलते समय उससे भी कहा कि वो भी मेरे साथ चले, लेकिन उसने मना कर दिया। वो कहने लगी, बाहर जाकर अब मैं करूंगी भी क्या? अब मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, इसीलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन मैं भगवान से दुआ करूंगी कि वो तुम्हारे रास्ते की हर रुकावट को खत्म कर दे और तुम्हें एक खुशहाल जिंदगी दे। मैंने उसे गले से लगाया और उसके माथे को चूमा और फिर मैं तुरंत ही दौड़कर सेल से बाहर निकली। मैं सबकी नजरों से छुपती हुई उसी रास्ते की तरफ आगे बढ़ रही थी जिधर से गुजरने के लिए मुझे अविनाश ने कहा था। काफी दूर चलने के बाद मुझे वो दीवार नजर आ गई जो कि जंगल की तरफ थी। मैं बहुत खुश थी कि अब मैं बच जाऊंगी, लेकिन तभी किसी ने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया और जब मैं पीछे पलटकर मैंने देखा तो मेरी टांगें बुरी तरह से कांपने लगी थी क्योंकि वो और कोई नहीं, वही ऑफिसर था जो जेल में लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता था। वो मुझसे बोला, कहाँ जा रही हो जाने मन? और उसने तुरंत ही एक झटके से मुझे अपने कंधे पर टांग लिया। कहने लगा, मैं तो तुझे ही कब से ढूंढ रहा था, आज जाकर मुझे मौका मिला है। मैं उसकी पीठ पर एक के बाद एक घूंसों से वार कर रही थी, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं था। वो मुझे वापस जेल के अंदर की तरफ ले जा रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अविनाश बाहर मेरा इंतजार कर रहा होगा और यहाँ मैं ये किस नई मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि रिया, आज अगर तेरे हाथ से ये मौका निकल गया तो फिर तू जिंदगी भर कभी भी इस कैद से छूट नहीं पाएगी। तुझे इस राक्षस का मुकाबला करना ही होगा। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और उस आदमी की आंखों पर अपने दोनों अंगूठे रखकर उसके नाखूनों से दबा दिया, जिससे वो दर्द से बुरी तरह से बिलबिला उठा और उसके कान को अपने दांतों से कसकर काट दिया। उसने तुरंत ही मुझे नीचे जमीन पर पटक दिया। वो गुस्से से बौखला उठा था। वो कहने लगा कि मेरी इतनी हिम्मत। वो तुरंत ही मुझ पर झपटा, लेकिन मैं वहां से घूमकर पीछे हट गई। मुझे इस वक्त उस राक्षस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि जी चाह रहा था कि मैं उसका खून कर दूं, लेकिन इस वक्त मेरे लिए यहाँ से निकलना ज्यादा जरूरी था। मैं जैसे ही फिर से उस दीवार की तरफ भागी तो उसने मुझे टांग से पकड़कर पीछे की तरफ फिर से घसीट लिया और मेरे कपड़ों को इतनी कसके खींचा कि वो जगह जगह से फटने लगे। मैंने एक लात खींचकर उसके मुंह पर मारी जो कि सीधा उसकी नाक पर लगी थी। उसकी नाक से खून निकलने लगा और इस बार मैंने पूरी ताकत से उसके ऊपर झपटी थी और अपने दांतों का इस्तेमाल करते हुए मैंने उसकी गर्दन पर वार किया और पूरी ताकत से उसकी गर्दन में अपने दांत घुसा दिए। उसने मेरे बालों को बहुत कस के पकड़कर खींचा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने भी जोर लगाना खत्म नहीं किया। उसने मुझे जोर का झटका देकर पीछे फेंका। उसकी गर्दन से खून निकलने लगा था। अब वो गुस्से में पागल हो चुका था। ये देखकर मैं पहले थोड़ा सा डरी और मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं कि तभी मुझे एक सेल दिखाई दी। मैं तुरंत ही उस तरफ जाकर खड़ी हुई। वो बौखलाया हुआ मेरी तरफ जोर से भागता हुआ आया और मैं एक झटके से वहां से पीछे हट गई, जिस वजह से उसका सर कसकर उन सलाखों से टकराया
जिससे उसे काफी चोट आई और उसका सर फट गया और खून निकलने लगा। उसका सर घूमने लगा। वो सर पकड़कर वहीं बैठ गया। मुझे ये मौका ठीक लगा और मैं अपनी पूरी ताकत से दीवार की तरफ भागी और ना जाने उस वक्त मुझ में कौन सी शक्ति आ गई थी कि मैंने एक झटके में ही उस पूरी दीवार को फलांग कर दूसरी तरफ जाकर गिरी। वहां देखा तो कुछ दूरी पर ही अविनाश मेरा इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने मुझे इशारा किया कि मैं नीचे बैठकर आगे बढ़ूं, क्योंकि वहां पर लाइट से निगरानी हो रही थी। मैं उन लाइटों से बचती हुई जैसे तैसे अविनाश तक पहुंची। अविनाश ने मेरी हालत देखी तो वो डर गया। मैंने उससे कहा कि उस राक्षस ने मेरे साथ फिर से वही सब करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार मैंने हार नहीं मानी और उसका मुकाबला किया और उसे सबक सिखाया। इसके बाद हम दोनों वहां से निकल आए थे और फिर समंदर के रास्ते हम अलग अलग देशों से होते हुए जैसे तैसे इंडिया पहुंचे। मैं जैसे ही अपने बंगले पर पहुंची तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरा बंगला भी बिक चुका था। वहां पर अब कोई और मालिक था और उसने मुझे जब ये बताया कि उसे ये बंगला किसने बेचा है, तब मैं बेहोश होते हुए ही बची थी। वो बंगला राहुल ने ही उसे बेचा था। इसका मतलब ये साफ था कि मेरे साथ ये धोखा और किसी ने नहीं, राहुल ने ही किया था। इधर अविनाश के एक पहचान के इंस्पेक्टर ने राहुल का पता लगा लिया था। हम लोग तुरंत ही अगले दिन दिल्ली में उस जगह पहुंच गए थे जहां पर राहुल ने अपना नया बंगला लिया था। मैं वहां पर भेष बदलकर अविनाश के साथ पहुंची थी। मैंने देखा वो एक बहुत ही आलीशान जिंदगी जी रहा था। शाम के वक्त वो एक कसीनो में पहुंचा। मैं और अविनाश भी उस कसीनो में पहुंच गए। हमने उस वक्त एक बूढ़े आदमी का गेटअप ले रखा था। वहां पर राहुल के मुंह से मैंने जो बातें सुनी, उससे मेरे अंदर गुस्से का लावा फूट पड़ा था। वो अपने एक दोस्त को हंस हंस कर अपनी होशियारी की बातें बता रहा था कि किस तरह से उसने मुझे इतने सालों तक बेवकूफ बनाया और उससे सही समय का इंतजार किया जब वो एक झटके में ही मेरी सारी प्रॉपर्टी को हथिया ले और मुझे बिल्कुल कंगाल कर दे। राहुल कहने लगा कि पहले तो मैंने सोचा कि मैं उस रिया को भिखारी बनाकर उसके हाथ में कटोरा पकड़ा दूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो बहुत चालाक चिड़िया है। अगर वो यहाँ पर रही तो कुछ ना कुछ करके मुझे से अपनी प्रॉपर्टी दोबारा हासिल कर ही लेगी, और इसीलिए मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर मैं उसे किसी ऐसी चीज में फंसा दूं जिससे वो जिंदगी भर निकल ही ना पाए, तब तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और फिर मैंने ही उसे लंदन से लौटते वक्त ड्रग्स के इल्जाम में फंसा दिया। वो तो होटल में आराम से अपना सामान पैक करने के बाद बाथरूम में चली गई और मैंने मौका पाते ही उसके सामान में ड्रग्स के पैकेट रख दिए थे और फिर एयरपोर्ट पर जानबूझकर मैं उससे आगे आगे चल रहा था ताकि उसकी चेकिंग से पहले ही मैं प्लेन में जाकर बैठ जाऊं और उसे कभी भी ये पता ना चल सके कि उसके साथ ये सब करने वाला मैं ही हूँ। वो तो मुझ पर इतना भरोसा करती थी कि उस बेवकूफ ने एक बार भी अपना अकाउंट चेक करके ये नहीं देखा कि मैंने प्रॉपर्टी के सारे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए भी हैं या नहीं, और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी के कागजों पर भी मैंने उसके साइन धोखे से पहले ही ले लिए थे और वो भी अपने नाम पर करवा ली थी। मेरे डैड को लगता था कि मैं एक बेवकूफ इंसान हूँ, लेकिन अब मेरी इज्जत मेरे डैड की नज़र में बहुत बढ़ गई है, क्योंकि इतना बड़ा हाथ तो उन्होंने भी कभी पूरी जिंदगी में नहीं मारा था। मैं एक झटके में बैठे बिठाए करोड़पति बन गया हूँ। उसका दोस्त कहने लगा, वाह यार, तेरी लाइफ तो सेट हो गई है। राहुल कहने लगा, अरे अभी कहाँ, इतना तो बहुत कम है मेरे लिए। मुझे तो बिलियनियर बनना है और अब किसी दूसरी सोने की चिड़िया को अपने जाल में फंसाना है। बस उसके लिए ही मैं यहाँ कसीनो में हर रोज आता हूँ। एक बार एक और शिकार कर लूं, उसके बाद जिंदगी भर आराम से बैठकर खाऊंगा। मुझे उस वक्त उस राहुल से नफरत हो रही थी। मेरा जी तो किया कि मैं उसका गला दबा के उसे अभी मार डालूं, लेकिन अविनाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो मुझे लेकर बाहर आया। उसने कहा, देख लिया तुमने, ये है तुम्हारे राहुल की असलियत। उसने इतने सालों तक तुमसे प्यार का झूठा नाटक किया और तुम्हारा साथ दिया ताकि वो तुम्हारा पूरा पूरा फायदा उठा सके। मैं अविनाश के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता।
मैं उस पर विश्वास करने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूँ। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है अविनाश। मैंने तुम्हारे सच्चे प्यार को ठुकराया था और राहुल को चुना था, और शायद उसकी ही सजा मुझे भगवान दे रहा है। ये कहकर मैंने अविनाश से कहा कि अब तुम मेरे चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत करो। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। अविनाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो कहने लगा, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, पता नहीं, कहीं ना कहीं तो पहुंचूंगी ही। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अविनाश बोला, इस राहुल को यूं ही जाने दोगी? इसको इसके किए की सजा नहीं दिलाओगी? मैंने कहा, तुम बताओ, मैं इसके किए की सजा इसे कैसे दिलाऊंगी? मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। अगर मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगी भी तो कैसे साबित करूंगी कि इसने मेरे साथ किस तरह से छल किया? और फिर अगर मैं कानून के पास गई तो फिर लंदन में जो ड्रग्स का केस मुझ पर लगा है वो मैटर भी खुलेगा, जिसमें तो उल्टा मैं ही फंस जाऊंगी। और अब तो मुझ पर लंदन की जेल से भागने का इल्जाम भी लगेगा। अविनाश ने कहा, मैंने तुमसे कब कहा कि तुम कानून का दरवाजा खटखटाओ? अब इस राहुल को इसकी ही जुबान में हमें जवाब देना होगा। मुझे अविनाश की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। अविनाश ने कहा कि मैं तुमसे जैसा कहता जाऊं तुम चुपचाप वैसा ही करो। अविनाश मुझे अपने इंडिया वाले घर में लेकर गया। हमने मार्केट जाकर ढेर सारी शॉपिंग की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कर क्या रहा है। इसके बाद उसने घर में एक सैलून वाली को बुलवाया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन 2 घंटे के बाद जब अविनाश अपने कमरे से बाहर निकला तो मेरी तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। मैं हैरान भी थी और हंस हंस कर लोटपोट भी हो रही थी, क्योंकि अविनाश इस वक्त लड़की के कपड़ों में मेरे सामने खड़ा था और उसे देखकर मेरी हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। लेकिन सच कहूं तो उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक औरत नहीं, मर्द है। अविनाश बोला, मजा आ रहा है ना? अब तुम देखो मैं कैसे उस राहुल को मजा चखाता हूँ। मैंने कहा, लेकिन तुम करने क्या वाले हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। अविनाश बोला, डरो नहीं, तुम्हें भी तो मेरा पूरा साथ देना है। बताओ, राहुल को उसके किए की सजा देनी है या नहीं? मैंने कहा, हाँ। बोला, ठीक है, फिर जैसा मैं कहता हूँ चुपचाप वैसा करो। शाम को ही हम लोग वापस उसी कसीनो में पहुंचे। अविनाश ने एक बहुत ही महंगी गाड़ी किराए पर ले ली थी। मैं इस वक्त एक बूढ़े आदमी के भेष में अविनाश की सेक्रेटरी बनकर गई थी। अविनाश ने मुझे कहा कि मुझे इसकी सेक्रेटरी का किरदार निभाना है। अविनाश के कुछ दोस्तों ने भी हमारा इस नाटक में साथ दिया। जैसे ही हमने कसीनो में एंट्री की, उसके 2 दोस्तों ने अविनाश की तारीफों के पुल बांधने राहुल के बगल में खड़े होकर शुरू कर दिए थे। उसके दोनों दोस्त आपस में राहुल के पास में बोलने लगे, ये खूबसूरत लड़की देख रहे हो? ये अमेरिका के सबसे करोड़पति आदमी की इकलौती बेटी है। तभी उसका दूसरा दोस्त बोला, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? वो कहने लगा कि दरअसल ये अपने दम पर कुछ बनना चाहती है। इसे चैलेंजेस बहुत पसंद हैं और इसीलिए ये यहाँ पर अपने पिता की बिना मदद के अपना खुद का एक रिजॉर्ट खोलना चाहती है। काश यार मेरे पास इसके रिजॉर्ट को फाइनेंस करने के पैसे होते, क्योंकि जो भी बंदा इसके साथ मिलकर इसके काम में इसकी मदद करेगा ना, वो तो नोटों में खेलेगा। और तो और मुझे अगर ये मौका मिलता तो मैं तो इसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर इससे शादी कर लेता। फिर तो बैठे बिठाए बिलियनियर बन जाता। राहुल को तो बना बनाया पूरा प्लान मिल चुका था। मेरी एक तिरछी नजर राहुल पर ही थी और हमने अपने कानों में जो माइक्रोफोन लगाए थे उससे हम सब एक दूसरे की बातें सुन सकते थे। जैसे ही राहुल के दिमाग में ये आइडिया पड़ा, उसने सोच लिया कि सबसे पहले वही इस आइडिया पर हाथ आजमा ले। वो तुरंत ही अविनाश के पास आया और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो यहाँ का कितना बड़ा करोड़पति आदमी है। अविनाश को तो मैं देखती रह गई, क्योंकि उसकी आवाज भी बिल्कुल लड़कियों की जैसी निकली थी। उसने इतना अच्छा नाटक किया था कि मुझे तो एक पल को शक होने लगा कि क्या ये वाकई में अविनाश ही है। अविनाश ने कुछ ही देर में राहुल को बोतल में उतार लिया था, जबकि उस वक्त राहुल को लग रहा था कि असल में उसने अविनाश को अपनी बोतल में उतारा है। अविनाश ने अपना नाम उसे टीना खन्ना बताया था
उसने बता दिया कि वो यहाँ पर एक रिजॉर्ट के लिए आई है। उसे एक फाइनेंसर की जरूरत है जिससे वो अपने बिजनेस में 50% का पार्टनर बनाएगी। ये सुनकर राहुल बहुत खुश हो गया था। उसने टीना खन्ना यानी कि अविनाश का साथ देने के लिए हामी भर दी थी। उसके बाद अगले दिन ही राहुल ने नए रिजॉर्ट के काम के लिए 10 करोड़ की रकम अविनाश को सौंप दी थी। अविनाश ने उसे एक फेक जगह दिखाई और कहा कि यहीं पर हमारे रिजॉर्ट का काम शुरू होगा। साथ ही साथ हम यहाँ पर एक शोरूम भी खोलेंगे ताकि जो भी लोग हमारे रिजॉर्ट में रुकने के लिए आएं, उन्हें शॉपिंग करने के लिए भी कहीं दूर ना जाना पड़े। उसके बाद अविनाश ने अपने एक फेक पिता, जिसे ये दिखाया कि वो अमेरिका में है, उससे राहुल की वीडियो कॉल पर बात कराई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि राहुल जैसा शातिर दिमाग आदमी हम लोगों की असलियत पहचान नहीं पाया था। कुछ ही दिनों में राहुल ने अविनाश पर डोरे डालने शुरू कर दिए ताकि वो उससे शादी कर सके। अविनाश ने भी उसका पूरा साथ दिया।